कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के एक ऐसे इंटरिम ऑर्डर की जो 23/12/24 को जस्टिस संजीव नरूला ने अनाउंस किया। इस केस का नाम है अनुज कुमार चौहान एंड अदर्स वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। और फिर से बता दें, जजमेंट की डेट है 23/12/2024। इस केस में हाई कोर्ट ने एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की रिट पिटीशन पर उन सब केसेस पर स्टे लगा दिया जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल की अदालतों में नॉन एडवोकेट एजेंट रिप्रेजेंटेटिव्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फाइल किए गए हों। इसके बाद एक चर्चा चल पड़ी कि क्या नॉन एडवोकेट्स एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो आज तक ऑथोराइज्ड थी कंप्लेनेंट के बिहाफ पर केस को प्लीड करने के लिए, क्या उस पर स्टे हो गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे वास्तव में फैक्ट्स क्या थे। इस केस में फैक्ट्स ये थे कि एक एडवोकेट दीपक जैन को किसी क्लाइंट ने अपना वकालतनामा दिया था एक केस प्लीड करने के लिए, और उन्होंने वो सारी चीज़ें जो वकालतनामा में लिखी होती हैं कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, जो कुछ भी एडवोकेट को करने के लिए वकालतनामा में एडवोकेट्स एक्ट 1966 के तहत दी गई थी पावर्स, सारी पावर्स को उन्होंने एक नॉन एडवोकेट को ऑथराइज कर दिया। और इस पर ऑब्जेक्शन सामने आई। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स ने जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की और कहा कि इस तरह के ऑथराइजेशन को वैलिड न मानते हुए इसको स्टे किया जाए। तो हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया? हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि सभी कंज्यूमर कमीशन दिल्ली में उनको डायरेक्शन दी जाती है कि जितने भी एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स नॉन एडवोकेट्स पेश हो रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट, वो स्ट्रिक्टली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रेगुलेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर ही परमिट किए जाएं। दूसरा, नॉन एडवोकेट या एजेंट को किसी एडवोकेट के रेफरेंस पर अपीयर होने की परमिशन न दी जाए। और साथ में ये भी कहा कि सभी स्टेट कमीशंस, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस सारे डिटेल्स हमें दें जिसमें नॉन एडवोकेट्स एजेंट्स रिप्रेजेंटेटिव और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एज ऑथराइज्ड एजेंट अपीयर हो रहे हैं, ताकि उनकी छानबीन की जा सके। साथ ही बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये भी कहा है कि इस बारे में अपने विचार भी हमें प्रस्तुत करें। तो एक तरह से ये इंटरिम ऑर्डर था जिसको हाई कोर्ट ने इस जांच के लिए रोका कि देखना ये है कि क्या ये रिप्रेजेंटेशन वैलिड है और एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड एज पर रेगुलेशंस फ्रेम्ड देयर ऑन है या नहीं। तो इसमें संभावना ये है कि कोर्ट इसकी गहन जांच करना चाहता है कि कहीं पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों रेगुलेशंस का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है और इसका अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि कहीं कोर्ट ने स्टे कर दिया है या ऑथराइज्ड एजेंट्स को कंज्यूमर के बिहाफ पर कोर्ट्स में या कमीशंस के सामने अपीयर होने की कोई मनाही है, ऐसा नहीं है। हम इस इंटरिम ऑर्डर की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा करना समीचीन समझते हैं। ये इंसिडेंट वर्ष 2002 का है, जब स्टेट कमीशन तमिलनाडु में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट को पुलिस बनानी पड़ी थी, क्योंकि उसमें चर्चा का विषय था कि क्या एक एजेंट प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकता है और आर्ग्यू कर सकता है। इसमें प्रश्न इस बात पर था कि ऑथराइज्ड एजेंट को आर्ग्यू करने का अधिकार नहीं है। ये 14 फरवरी 2002 की बात है। इसके बाद मुंबई हाई कोर्ट का भी और 2-3 और ऑर्डर भी, सभी ऑर्डर्स के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में फाइनली निर्णय हुआ 29 अगस्त 2011 को,
इस इशू की गहन विवेचना करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, जो कि नेशनल कमीशन के निर्णय को ही पुष्ट करता था। इस निर्णय में इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, स्टेट कमीशन में चर्चा हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट में चर्चा हुई, नेशनल कमीशन को भी कहा गया कि आप इसके लिए रूल्स बनाएं, और नेशनल कमीशन का जो विचार था और उनके जो व्यूज़ थे उन्हीं को कंफर्म करते हुए अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि कोई किसी इंडिविजुअल केस में ऑथराइज्ड एजेंट अपीयर हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उस एजेंट का कोई रिलेशनशिप होना चाहिए कंप्लेनेंट के साथ, जैसे कोई रिलेटिव हो, नेबर हो, बिजनेस एसोसिएट हो या पर्सनल फ्रेंड हो, कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। मीनिंग देयर बाय कि कोई एक व्यक्ति अपने किसी रिलेशन को ऑथराइज कर सकता है कि उसके बिहाफ पर कमीशंस के सामने केस की सुनवाई में पार्टिसिपेट कर सके। और तीसरी बात थी कि इस तरह का जो भी एजेंट हो, जो भी नॉमिनेटेड एजेंट हो, वो किसी तरह का आर्थिक लाभ ना उठाता हो और फाइल करने के लिए कोई भी फीस न लेता हो। और चौथा, कमीशन के प्रेसिडेंट को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो कॉम्पिटेंट है और केस को अच्छी तरह से चला सकने में समर्थ है, सारे नियमों को जानता है और फैक्ट से अच्छी तरह से अवगत है। इन सारे प्रश्नों पर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2011 में अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दिया था, और उसके बाद से ऑथराइज्ड एजेंट को वो सभी पावर्स हैं जो एक कंज्यूमर यदि अपना केस स्वयं लड़ता तो वो कर सकता था। किंतु यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि यदि कोई कंप्लेनेंट के बिहाफ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, पर उसको जो भी प्लीडिंग्स देनी होंगी वो कंज्यूमर से ही हस्ताक्षर करके देनी होंगी। आर्ग्यू कर सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है, प्लीड कर सकता है, बात कर सकता है, जवाब दे सकता है, किंतु जो रिटर्न में पिटीशंस होंगी वो कंज्यूमर से ही हस्ताक्षरित होंगी, क्योंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, ये अथॉरिटी है। पावर ऑफ अटॉर्नी में ये होता है कि यदि आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं किसी को, जो कि अनिवार्यता रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, यदि कोई पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से देता है तो तब तो वो उसको साइन भी कर सकता है, किंतु ऑथराइज्ड एजेंट केवल प्लीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो पहला प्रश्न था कि आर्ग्यू कर सकता है या नहीं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उसको आर्ग्यू करने का भी अधिकार है। इसीलिए जो रिटन आर्गुमेंट्स फाइल होंगे या कोई इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल होती है, उस पर भी ऑथराइज्ड एजेंट सिग्नेचर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी उस केस की बैकग्राउंड। और आज जो हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी केस समाप्त नहीं हुआ है। इसमें सभी बार काउंसिल से और संबद्ध लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए गए हैं, और ये केस अभी चलेगा, ये फाइनलिटी में नहीं पहुंचा है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलेंगे हम फिर नए विषय के साथ। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आपको निरंतर रूप से मिलते रहें और आप हमारे से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।